हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड में कैसे कॉपी को लिखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कॉपी को लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं लिख के लेके आया हूँ। उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अंत में दिखाऊंगा सारे पॉइंट को समझाने के बाद कि कॉपी को कैसे लिखते हैं और क्या सही तरीका है लिखने का, ताकि आपके एक भी अंक ना कट और अच्छे नंबर आपको मिल सकें। तो आइए सारे पॉइंटों को आसानी से समझते हैं और इन पॉइंटों को आपको विशेषकर ध्यान में रखना है बोर्ड में कॉपी लिखते समय। सबसे पहला पॉइंट, कॉपी साफ़ सुथरा लिखी हो, यानी आपकी कॉपी एकदम साफ़ सुथरी लिखी होगी तभी जाकर आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉपी लिखते समय आप नीले काले पेन तथा स्केच का प्रयोग करें। यानी बोर्ड में आपको क्या ले जाना है, नीले काले पेन और या फिर नीले काले स्केच का ही प्रयोग करना है। तो बोर्ड में आपको कॉपी लिखते समय नीले काले पेन और स्केच का प्रयोग करना है, यानी कि नीला काला स्केच दोनों रंग का स्केच आप ले जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, गलत हो जाने पर काट पीट ना मचाएं। यानी आपका क्वेश्चन लिखते समय अगर गलत हो गया उसका आंसर, तो वहाँ पे आपको कॉपी में काट पीट नहीं मचाना है, आपको सेम वैसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट जगह आप आंसर नंबर छोड़िए, वहाँ से लिखना चालू कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉपी में कोई भी काट पीट नहीं मचाना है, एकदम साफ़ सुथरा लिखी होनी चाहिए कॉपी। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम का उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, अब डायग्राम का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मैं एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले ये सारे पॉइंट समझ लीजिए कि आपको किन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप डायग्राम का उपयोग करके यानी कि एग्जामिनर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, ताकि बेहतर से बेहतर अंक में मिल सकें। लास्ट पॉइंट क्या है, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। यानी कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर से ज़रूर लिख के आना है। जब आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके स्थान पे आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी ले सकते हैं, जो आप यानी कि याद करके गए उसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड या फिर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है और वो प्रश्न छूट रहा है तो उसके स्थान पे आप कोई भी दूसरा आंसर लिख सकते हैं। वही आंसर नंबर छोड़िए और उसके स्थान पे कोई दूसरा आंसर लिख दीजिए। ये काम आपको लास्ट में करना है, यानी सारे प्रश्नों को लिखने के बाद, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। ऐसा करने से आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको कॉपी को लिखना है, क्या है बेहतरीन तरीका। तो यहाँ पे हमने दोस्तों लाल पेन का यूज़ किया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ पे आपको लाल पेन का यूज़ कतई नहीं करना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर हमने कैसे लिखा है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसके प्रमुख कारण क्या थे। यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसके प्रमुख कारण क्या थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कुछ बोला गया है वही आपको लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला, फ्रांस की क्रांति कब हुई। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई, यानी आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है कम से कम 150 शब्दों में। तो यहाँ पे आपको शब्द भी कंप्लीट करना है और आंसर भी देना है सही तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये हेडिंग छोटी बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुईस 16वें के शासनकाल में हुई। यानी क्वेश्चन जो बोला गया वही हमने लिख दिया। अब इसके अलावा और कुछ भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या थे। अब प्रमुख कारण क्या थे, तो यहाँ पे डायग्राम का यूज़ करना था, हमने बताया था। तो हमने डायग्राम का कैसे यूज़ किया, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण। तो हमने यहाँ पे पहले इस तरीके से डायग्राम बना दिया, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण। यानी 4 कारण हमें लिखना है और इन चारों कारणों को हमने डायग्राम के माध्यम से दिखा दिया। तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, हमारे डायग्राम को देखेगा, हो सकता है हमारा आंसर ना भी देखे। अब यहाँ पे डायग्राम को देखकर हो सकता है वो सारे अंक दे दे, क्योंकि डायग्राम हमने बढ़िया तरीके से बना रखा है। उसको मालूम होगा कि डायग्राम तभी बनाया है जब इसको मालूम है अच्छी तरीके से लिखना। तो इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो अच्छे अंक आपको मिल सकेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे भी, तो नीचे क्या लिखा, राजनीतिक कारण। देखिए कितना छोटा छोटा पॉइंट हमने बनाया है। फ्रांस में राजा लुईस 16वां का शासन निरंकुश था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, फ्रांस में राजा लुईस 16वां का शासन कैसा था, निरंकुश था। उस पर कोई भी अंकुश नहीं था, जिस पे कोई भी लगाम नहीं होता है। यानी राजा बिना किसी इजाज़त के अपने देश में कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। इसको बोलते हैं निरंकुश। वह जनता की इच्छा के बिना शासन करता था, यानी कि जनता की बिना परमिशन के बगैर वह शासन करता था और दरबार के खर्चों में अत्यधिक धन बर्बाद करता था। अब इस राजा की हरकतें देखो, उसके दरबार में अगर कोई भी फंक्शन होता था बहुत ज़्यादा धन बर्बाद करता था।
इससे जनता क्या थी, नाखुश थी। तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत इतना ही लिखेंगे बस, क्योंकि हमें छोटा लिखना है आंसर और अच्छा है आंसर लिखना है। अगर 150 शब्दों का है तो 140 शब्द अगर होंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि वहाँ कोई शब्द आपकी काउंट नहीं करता है। अगर शब्द काउंट करने लग जाएँ तो कापियाँ बहुत दिनों बाद चेक होंगी, यानी कि 5 साल बाद रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कोई भी शब्द काउंट नहीं करता है। सेकंड कारण क्या है, सामाजिक कारण। फ्रांस में समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग पादरी था, दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग या फिर अमीर वर्ग था, तीसरा वर्ग सामान्य जनता। पहले 2 वर्गों को कर नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे वर्ग पर ही करों का बोझ था, जिससे असंतोष बढ़ा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को कर यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स कौन भरता था, यानी कि तीसरे वर्ग में, और तीसरे वर्ग में कौन आता था, सामान्य जनता, यानी कि जो आम जनता है ये तीसरे वर्ग में आती थी। इनको सबको टैक्स भरना होता था। पहले वर्ग के लोग, दूसरे वर्ग के लोग टैक्स नहीं भरेंगे। इससे जनता क्या थी, नाखुश थी राजा से। नेक्स्ट कारण हमने क्या लिखा, आर्थिक कारण। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, यानी फ्रांस की वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा खराब थी। लोग भूखमरी से मर रहे थे। राज्य पर भारी कर्जा था और कर व्यवस्था अन्यायपूर्ण थी। सारी जिम्मेदारी गरीबों पर डाली गई थी। नेक्स्ट कारण हमने क्या लिखा, बौद्धिक कारण। दार्शनिकों जैसे रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के विचार फैलाए। अब देखिए दार्शनिक यहाँ पे आएंगे दूसरे देश से टहलने और क्या बताएंगे, हमारे देश में बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे देश का राजा नहीं अच्छा है। इस तरीके से जनता क्या हो जाएगी, वहाँ के राजा से चिढ़ जाएगी। लास्ट में हमने यहाँ पे परिणाम लिखा है कि अंत में हुआ क्या, राजशाही समाप्त हो गई, गणराज्य की स्थापना हुई, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत स्थापित हुए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली। अब देखिए राजशाही समाप्त हो गई। राजशाही जैसे बात समाप्त होना तय है, क्योंकि राजा ने गरीबों को परेशान कर रखा था और गरीब राजा से परेशान थे, तो एक न एक दिन राजा को तो मरना तय था। गणराज्य की स्थापना, यानी कि गण और राज्य, गण मतलब होता है लोग और राज्य मतलब होता है लोगों का राज्य, तो वहाँ पे लोगों का राज्य बन गया। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत स्थापित हुए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है। तो दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए और हमारी बातों को समझने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।